एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले सभी आवेदनकर्ताओं के सादर अभिवादन के साथ आज मैं पुनः इस कक्षा में हिंदी विषय के चौथे अभ्यास प्रश्न के साथ उपस्थित हूं और आज की कक्षा में हम लोग उसी प्रश्न पत्र को हल करेंगे और देखेंगे कि कहां से कैसे और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ढंग वही व्याख्यात्मक होगा। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। मित्रों, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से जलज का पर्यायवाची है। जलज, जलज माने होता क्या है, यह आपको भली भांति मालूम होगा। ज, इसमें दो शब्द हैं, ज और जल और ज। जल में ज माने उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाला। तो जल में उत्पन्न होने वाला इन चारों विकल्पों में से कौन सा है, अब इसको देखना है। यहां पर लिखा है जलद, जल को द माने देने वाला। ध्यान से देखिए, लिखा है जलद, जल और द, तो जल को देने वाला अर्थात कौन, बादल। यह इसका हो नहीं सकता, यानी यह गलत है। अम्बुद, अम्बु माने भी पानी होता है। अम्बु माने क्या होता है, अम्बु बराबर पानी, पानी। द माने देने वाला, देने वाला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अम्बुद का क्या अर्थ हुआ, अम्बुद माने भी वही हुआ बादल। ठीक, आगे लिखा है तीसरा जो विकल्प है वह है पयोधि। पय माने पानी, धी माने धारण करने वाला, पानी को धारण करने वाला अर्थात कौन, समुद्र, समुद्र। ठीक, तो जलद का अर्थ क्या हो गया, बादल। अम्बुद माने बादल, पयोधि माने समुद्र, बचा क्या, अम्बुज। अम्बु माने क्या, पानी, और ज माने जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कौन, जलज। जलज का मतलब कमल। यहां पर देखिए लिखा है जलज, जलज का अर्थ हमने बताया, जल में ज माने उत्पन्न होने वाला अर्थात कौन, अर्थात कमल। ठीक है, जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कौन, कमल। इसका भी अर्थ सेम सेम वही आ रहा है, अम्ब माने पानी और ज माने जन्म लेने वाला या उत्पन्न होने वाला। ठीक है ना, तो पानी में उत्पन्न होने वाला अर्थात कौन, कमल। यानी जलज का पर्यायवाची क्या हुआ, अम्बुज। अगला प्रश्न है, घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। घोड़ा शब्द, घोड़ा शब्द का पर्यायवाची यहां पर दिया गया है विकल्प में, अश्व, अश्व माने भी घोड़ा होता है, वाज माने भी घोड़ा होता है, सैंधव माने घोड़ा, तुरंग माने घोड़ा, है माने घोड़ा, आंस माने घोड़ा। कहने का मतलब कि ये जो घोड़ा नामक शब्द है इसके सब के सब पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। ठीक है ना, जो घोड़ा नामक शब्द दिया गया है प्रश्न में, ये तीनों विकल्पों में इसका पर्यायवाची शब्द रख दिया गया है, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें हम विकल्प का चयन किसका करेंगे, विकल्प डी का चयन करेंगे, क्योंकि ऊपर जो भी लिखा गया है सभी, विकल्प डी में लिखा है सभी, यानी ऊपर जो कुछ भी लिखा गया है सब घोड़ा का पर्यायवाची है। ठीक, अगला प्रश्न है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर कह रहा है नहीं है, यह नहीं पूछ रहा है कि सरस्वती का पर्यायवाची कौन है, नहीं है। कहने का मतलब तीन विकल्प सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं और एक विकल्प ऐसा है जो कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें से कौन नहीं है, छांटना होगा। महाश्वेता माने सरस्वती होता है, यानी यह इसका पर्यायवाची है। वीणा पाणी, वीणा पाणी माने क्या होता है, पाणी माने पाणी, पाणी माने हाथ होता है, जिनके हाथ में क्या है, वीणा है अर्थात कौन, सरस्वती। कहने का मतलब सरस्वती का पर्यायवाची यह भी शब्द है। हंस वाहिनी, हंस पर वाहिनी माने सवारी करने वाली अर्थात कौन, सरस्वती। कहने का मतलब यह भी सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। तो कौन सा नहीं है, विकल्प डी। यही एक शेष बचा है जो कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहां पर लिखा है सिंहस्था, सिंह, सिंह और धन अस्था।
आस्था। सिंह माने शेर और आस्था माने बैठने वाली, बैठने वाली, सवारी करने वाली। ठीक है, आस्था माने बैठने वाली या सवारी करने वाली। तो शेर पर कौन सवारी करती हैं? आप लोग भली भांति जानते हैं, इनको क्या कहा जाएगा? दुर्गा। ठीक, कहने का मतलब कि विकल्प डी जो है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी तीन ए, बी और सी इसी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, बासो उछलना मुहावरे का सही अर्थ है। चार विकल्प दिए गए हैं, छांटिए इसमें से कौन सा होगा। पहला विकल्प है नीचे से उछलकर ऊपर चढ़ जाना। बांसो उछलना मुहावरे का सही अर्थ है नीचे से उछलकर ऊपर चढ़ जाना। यह विकल्प गलत है, ऐसा मत कीजिएगा, नहीं परिणाम क्या होगा आप जानते हैं भली बात। ठीक है, बांसो उछलना, इसका अर्थ होगा प्रसन्न होना। ठीक है, कलाबाजी भी आपको नहीं करना है, पागल भी नहीं होना है। बांसो उछलना का सही अर्थ होगा यही विकल्प बी, प्रसन्न होना। ठीक, इसके बाद अगला है घूस देना अर्थ के लिए मुहावरा है। देखिए यहां पर इस प्रश्न में घूस देना यह अर्थ दिया गया है और मुहावरा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मुहावरा। ये चारों विकल्प कोई न कोई मुहावरा से मुहावरा है और किस मुहावरे का यह अर्थ होता है हमको यह देखना है। ठीक है ना, घूस देना, रिश्वत देना, दोनों एक ही बात है, यानी इसका पर्यायवाची इसको मान सकते हैं। घूस देना, रिश्वत देना। धनवान बनना, धनवान बनना भाई सही बात है, जिसके पास धन रहेगा वही तो घूस दे सकता है या रिश्वत दे सकता है, जिसके पास रहेगा नहीं तो वह देगा कहां से। यानी यह भी विकल्प गलत है, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। मुट्ठी गर्म, हाँ ये सही है, मुट्ठी गर्म करना, विकल्प सी, इसका अर्थ यह होता है, यानी विकल्प सी सही है। अंतिम में दिया है कोई नहीं, तो यह हो नहीं सकता क्योंकि इन तीन विकल्पों में एक विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, लघु का भाववाचक संज्ञा होगा। लघु किसका भाववाचक पूछ रहा है? लघु का भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हमको जो विकल्प दिया गया है इस विकल्प में से इसका उत्तर छांटने के पहले हमको तो इस बात की ओर ध्यान देना है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है कैसे, रचना कैसे होती है, तब तो हम देखेंगे कि इसका कौन सा विकल्प सही होगा या इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो मैं बता देना चाहता हूं कि भाववाचक जो संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण दो प्रकार से होता है। पहला जो प्रकार है वह है मूल या यौगिक। मूल या यौगिक। यौगिक, यौगिक मतलब योग से बना है यौगिक, योग में एक प्रत्यय लगा करके बना है यौगिक। योग का मतलब योग यानी जोड़ होता है। कहने का मतलब कि कुछ ऐसे शब्द जिसमें किसी भी प्रत्यय का योग नहीं होता है, जो स्वतः अपने आप में भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्वतः अपने आप में भाववाचक संज्ञा होते हैं, उसमें किसी भी प्रत्यय का योग नहीं होता है। जैसे हमने कहा प्रेम, घृणा, क्रोध, घृणा, प्रेम, क्रोध, घृणा, सुख, दुख, सुख दुख, जन्म, मृत्यु इत्यादि। ये सब ऐसे शब्द हैं जिनमें किसी भी प्रत्यय का योग नहीं होता है, खुद में एक भाववाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा प्रकार है वह होता है यौगिक। दूसरा क्या होता है? यौगिक।
यौगिक योग से बना हुआ है। योग का मतलब होता है जोड़, यानी कहने का मतलब कि ऐसे शब्द जिनमें प्रत्यय का योग होता है, प्रत्यय को जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। ठीक है, तो अब इसको हमको यह तो देखना है कि यह कितने प्रकार का होता है, यह कितने प्रकार का होता है। जब इसको हम जान लेंगे, देख लेंगे, तब भली भांति हम इस प्रश्न का उत्तर छाड़ पाएंगे। ठीक है, पहला है भाववाचक संज्ञा से, भाववाचक संज्ञा से। ठीक है, भाववाचक संज्ञा से का मतलब कि भाववाचक व्यक्तिवाचक, भाई यहां मिस्टेक हो गया, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा को बनाना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाते हैं? प्रत्यय को जोड़ करके। ठीक है, जैसे हमने कहा राम, राम से, राम में यदि हम त्व प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? रामत्व। कृष्ण, कृष्ण में त्व जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? कृष्णत्व। ठीक है ना। रावण, रावण में ता प्रत्यय हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? रावणता। ठीक है, इसी प्रकार से होगा कंस, कंस में त्व प्रत्यय जोड़ दें तो क्या होगा? कंसत्व। तो इस प्रकार से कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं जिनमें हम प्रत्यय को जोड़ करके भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, उसकी रचना करते हैं। ठीक, दूसरा है जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा से, यानी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है ना। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा हम किस प्रकार बनाते हैं? वही नियम वही है, प्रत्यय जोड़ करके। जैसे हमने कहा इंसान, इंसान, हमने क्या कहा? इंसान, इंसान में यदि हम एक प्रत्यय जोड़ दें तो क्या होगा? इंसानियत। एक प्रत्यय जोड़ दें तो क्या होगा? इंसानियत, इंसानियत। ठीक है, और यदि हम मित्र में जोड़ दें, मित्र में यह प्रत्यय जोड़ दें ता तो क्या हो जाएगा? मित्रता। क्या हो जाएगा? मित्रता। ठीक है, उसी प्रकार से शत्रु में ता हम जोड़ दें, ता प्रत्यय तो क्या हो जाएगा? शत्रु, शत्रुता। इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा। अब इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या है? इंसान है, मित्र है, शत्रु है, यह सब क्या है? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है ना। माता से मातृत्व, मनुष्य से मनुष्यता, यह क्या है? वही है। मनुष्य जाति है, माता जाति है, भ्राता जाति है, तो माता से मातृत्व बना, इंसान से इंसानियत, भ्राता से भ्रातृत्व। ठीक, यह जातिवाचक संज्ञा से, इस प्रकार से हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। उसके बाद सर्वनाम से, सर्वनाम से, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। जैसे तेरा, तेरा में यदि हम पन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? तेरापन, तेरापन। मेरा में पन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? मेरापन, मेरापन। ठीक है, तेरापन, मेरापन। और निज, निज में ता जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? निजता। इतना समझने के लिए काफी है। यह सब क्या है? यह सब सर्वनाम है। तेरा, मेरा, निज, स्व, ये सब क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम
कहने का मतलब जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा के नाम से सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तो इस सर्वनाम के माध्यम से भी प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद विशेषण। विशेषण विशेषण से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। जैसे लाल, लाल से बना क्या, लालिमा, लालिमा। काला से क्या बना, कालिमा, काला से क्या बना। कठोर से, ये कठोर में यदि हम ता प्रत्यय जोड़ दे, जैसे कि काला में इमा प्रत्यय जुड़ा है, लाल में इमा प्रत्यय जुड़ा है, उसी प्रकार से कठोर में यदि हम ता प्रत्यय जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, कठोरता। ठीक है, कठोर से क्या बना, कठोरता। दुष्ट से दुष्टता, नीच से नीचता बनाए गए भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद क्रिया से भी हम लोग भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। जैसे लिखना, लिखना क्या है, क्रिया है। लिखना से यदि हम भाववाचक संज्ञा बनाए तो होगा लिखावट। क्या होगा, लिखावट। पढ़ना, पढ़ना से यदि हम भाववाचक संज्ञा बनाए तो क्या होगा, पढ़ाई, है ना। उठना, उठना भी एक क्रिया है। उठना से क्या होगा, उठाव, उठाव। हंसना, हंसना भी एक क्रिया है। हंसना से क्या होगा, हंसी या हंसाई। ठीक, तो इस प्रकार से ये सब क्या है, एक क्रिया है। इन क्रियाओं में भी हम प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद अविकारी शब्दों से, अविकारी शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। अविकारी शब्द किसको कहते हैं, जिसमें कोई विकार ना हो। अ माने नहीं, विकारी माने परिवर्तन, यानी ऐसे शब्द जिसमें कोई भी परिवर्तन न हो, जिसका रूप न चला जा सके, जिसमें न तो लिंग हो, वचन भी न हो, कारक न हो, पुरुष न हो, यानी जिसका रूप न चला जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। जैसे तेज, तेज से बनेगा तेजी, तेज से क्या बनेगा, तेजी। दूर से बनेगा दूरी। समीप नहीं, हाँ ठीक, समीप से बनेगा समीपता। ठीक है, समीप से क्या बनेगा, समीपता। निकट से क्या बनेगा, निकटता। ठीक, ये सब क्या है, अविकारी शब्द हैं। इन अविकारी शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। अब हमको देखना यह है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न यह पूछ रहा है, लघु का भाववाचक विशेषण, भाववाचक संज्ञा क्या होगा, भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो लघु का, अब हम भाववाचक संज्ञाओं की रचना कैसे होती है इसको हमने बता दिया है। उस नियम को देख करके, उसको पढ़ करके आपको खुद मालूम हो जाना चाहिए, आभास हो जाना चाहिए कि लघु का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो आप देखेंगे कि लघु का भाववाचक संज्ञा यह होगा, लघुता। लघु नहीं होगा, लघुताई नहीं होगा, सभी तो हो नहीं सकते। या लघु का जो सही विकल्प है
वह सी है। अगला प्रश्न है, यहां कौन रहता है मेरे, मेरे नहीं भाई, यहां पर मैं केवल होगा, यह गलत ढंग से हो गया है, यह नहीं रहेगा। में रेखांकित अंश है, रेखांकित अंश यह है, यानी इसमें पूछ रहा है कि क्या है। विकल्प ए दिया गया है निश्चयवाचक सर्वनाम, भाववाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये चारों विकल्पों को देख करके पढ़ करके एक बात तो भली भांति क्लियर हो गया कि यह जो है रेखांकित अंश है, यह क्या है, सर्वनाम है। यह क्लियर हो गया क्योंकि सर्वनाम चारों विकल्पों में दिया गया है। लेकिन सर्वनाम में कौन सा प्रकार है, उस ये सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है, किस प्रकार का है, हमको यह देखना है, यह छांटना है। तो जब तक हम सर्वनाम के प्रकार को ध्यान में नहीं रखेंगे, उसका अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम इसको छांट नहीं पाएंगे। तो यहां मैं बता देना चाहता हूं सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका पहचान है मैं, तुम और वह। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसका पहचान यह है। ठीक है ना, मैं, तुम और वह। इसके बाद जो दूसरा है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, जो निश्चितता का बोध कराता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है ना, इसका पहचान है यह, वह। ये दोनों पहचान, ये दोनों शब्द निश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे हमने कहा यह पेन है, वह मेज है, वह कुर्सी है, वह अलमारी है ना, यह शर्ट है, यह बोर्ड है। ठीक, तो यह निश्चितता का बोध जो कराता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, जो कि किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध नहीं कराता है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे नहीं, इसका उदाहरण क्या कहते हैं, पहचान है कोई। जैसे हमने कहा कोई आ रहा है, कोई गा रहा है, कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, कोई जाने वाला है, कोई आने वाला है। जहां भी कोई शब्द का प्रयोग किया गया, यह क्या निश्चितता का बोध करा रहा है, नहीं करा रहा है। जैसे हमने कहा कि लगता है कोई वहां पर बैठा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, लेकिन कौन है इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। ठीक है ना, तो यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका पहचान है कोई, कोई, कुछ। इसके बाद है निजवाचक, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक, निज माने स्व, अपना होता है, स्वयं होता है, जो अपने आप का बोध कराता है। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप, स्वयं। ठीक है ना, जैसे हमने कहा कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं अपने आप खाना लेकर खा लूंगा, है ना, तो यह क्या है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक, उसके बाद जो अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, जहां प्रश्न पूछने का भाव उत्पन्न हो रहा हो, प्रश्न करने का भाव उत्पन्न हो रहा हो, वहां पर प्रश्नवाचक
सर्वनाम होता है। इसका पहचान प्रश्न कौन, क्या, कब, कहां, कब, ये सब क्या है? ये सब प्रश्न के प्रकार हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न जहां भी पूछा जाता है या पूछने का भाव होता है वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हमने कहा कौन है जो कि चिल्ला रहा है, कौन है जो चिल्ला रहा है, वह कौन है जो अभी अभी यहां से गया है। तो यहां पर प्रश्न पूछने का भाव दिखाई दे रहा है, इसलिए यहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। इसके बाद है संबंधवाचक। संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, इसका पहचान है जो, सो। ये संबंध को व्यक्त करने वाले शब्द हैं, जो, सो। यानी जहां पर यह दोनों दिखाई देते हैं वहां पर हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा जो गया सो गया, जो गया सो गया। एक पद के बीच में दूसरे, एक पद और दूसरे पद के बीच में यह दोनों जो शब्द हैं यह संबंध को व्यक्त कर रहे हैं। अब आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या पूछा है? यहां कौन रहता है? अब देखिए अंतिम में आ गया ना, कौन रहता है। कौन का मतलब यहां पर प्रश्न पूछा गया है किसी से। तो जब प्रश्न पूछा गया है तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। निश्चयवाचक भी नहीं होगा, भाववाचक भी नहीं होगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा गया है भाववाचक सर्वनाम। यह जो भाववाचक सर्वनाम लिखा गया है, भाववाचक सर्वनाम होता नहीं है, भाववाचक संज्ञा होती है। यह तो पहले से ही गलत है, ठीक है, इस बात की ओर ध्यान दीजिएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम जो निश्चितता का बोध कराता है, यह हुआ, ठीक है ना। भाववाचक ये संज्ञा हो गया। निजवाचक, निजवाचक जो स्व का बोध कराता है, यहां पर लिखा गया है पहचान लक्षण। और प्रश्नवाचक जो प्रश्न पूछने के भाव को व्यक्त करता है, यानी ये जो यहां पर लिखा है यहां कौन रहता है, रेखांकित अंश जो है इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रवेश का विलोम होगा। किसका विलोम पूछ रहा है? प्रवेश का विलोम पूछ रहा है। विलोम का मतलब उल्टा, विपरीत ना। प्रवेश का विलोम, ठीक। प्रवेश का विलोम इन चारों विकल्पों में से छांटने के पहले यदि आपको दुविधा हो रही हो तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए कि यदि नियम आपको मालूम है तो आप कहीं भी फंसेंगे नहीं। इसलिए अध्ययन जो भी परीक्षार्थी या अभ्यर्थी कर रहे हैं वे लोग विस्तार पूर्वक हर टॉपिक का अध्ययन करें ताकि कहीं भी फंसने न पाए। यहां पर पूछ रहा है विलोम, ठीक है ना। अब इसका विलोम क्या होगा, इसमें से छांटना है तो हम कैसे छाटेंगे? सबसे पहले हमको इस बात का ध्यान रखना होगा। किस बात का ध्यान? प्रकृति का, प्रकृति का ध्यान, प्रकृति का ध्यान रखना होगा। या कोटि का, कोटि कैटेगरी। कहने का मतलब कि यदि शब्द जिसका विलोम हमको देखना है, छांटना है, वह जिस प्रकृति का है, जिस कोटि का है, उसका विकल्प भी उसी प्रकृति या उसी व्याकरणिक कोटि का होना चाहिए, ठीक है ना। हमने क्या कहा? जो शब्द यानी जिस शब्द का विलोम हमको बनाना है या विकल्प में से छांटना है, इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखिए कि शब्द जिस प्रकृति का या जिस व्याकरणिक कोटि का है उसका विलोम शब्द भी उसी प्रकृति का या उसी व्याकरणिक कोटि का होना चाहिए। यदि शब्द क्या है? तत्सम है, तत्सम है, तो विलोम भी तत्सम होना चाहिए। यदि शब्द तद्भव है तो विलोम भी तद्भव होना चाहिए, तद्भव। यदि शब्द देशज है, देशज है, तो विलोम भी देशज होना चाहिए,
और यदि शब्द विदेशज है तो विलोम भी विदेशज होना चाहिए, तब तो आपका उत्तर सही होगा। यदि जल्दबाजी में नियम ज्ञान के अभाव में आप कुछ भी लिख देंगे अपने अनुमान से, तो वह गलत होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो भी पढ़िए नियम के अनुसार गहन अध्ययन कीजिए उसका, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि यह जो शब्द दिया गया है हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि यह किस कैटेगरी का है, किस कोड का है, यह किस प्रकृति का है। तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशी है ना। तब तो हम उसका छाटेंगे। तो यह तत्सम होने के कारण इसका जो विलोम शब्द होगा प्रवेश का निर्गत होगा, ठीक है। निकलना, निकलना कोई अंदर है बाहर निकल गया, ठीक है ना। प्रवेश का मतलब क्या होता है, अंदर जाना। प्रवेश का मतलब क्या होता है, अंदर जाना। और यहां पर क्या है, निकलना। कहां से निकलना, यह बात स्पष्ट नहीं हो रहा है। आ जाना, आ जाना कहां आ जाना है, यह भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। प्रस्थान का मतलब क्या होता है, गमन करना यानी जाना। लेकिन जो निर्गत है, ठीक है ना, निर्गत है, यह शब्द साफ साफ बता रहा है कि अंदर से बाहर की ओर निकलना। अगला प्रश्न है, संक्षेप का विलोम है। संक्षेप, संक्षेप का विलोम इसमें से यदि हम छाटे तो संक्षेप का यह जो पहला विकल्प दिया गया है, संक्षेप का अर्थ दिया गया है, ठीक है ना। संक्षेप का यह अर्थ दिया गया है, इसलिए यह विकल्प गलत है, ठीक है ना। संक्षेप का विलोम दीर्घ होगा नहीं, यह ह्रस्व का विलोम है, न कि संक्षेप का विलोम है। अत्यंत, अति, धन, अंत यह भी नहीं है। संक्षेप का जो विलोम होगा वह क्या होगा, विस्तार होगा, ठीक। आगे चलते हैं। निष्फल का संधि विच्छेद, ठीक, बहुत बढ़िया। निष्फल का संधि विच्छेद, निष्फल का संधि विच्छेद होगा यह पहला विकल्प, ठीक है ना। निष्फल अब कैसे होगा मैं बता देना चाहता हूं। यहां पर लिखा गया है निह धन फल। इसका एक नियम है, यदि विसर्ग, विसर्ग के पहले ईकार या ऊकार हो, ईकार या ऊकार हो, तथा बाद में क, ख, प, फ हो तो विसर्ग, विसर्ग बराबर हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है। यदि विसर्ग के पहले ईकार हो या ऊकार हो ना, और बाद में का मतलब विसर्ग के बाद में क्या हो, क हो या ख हो, प हो या फ हो, तो विसर्ग के स्थान पर यह हो जाता है, ठीक है ना। यह वर्ण षटकोण वाला ख, ठीक ना। तो इस प्रकार से यदि हम इसका संधि करें तो क्या होगा, नी। अब देखिए यहां पर विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या दिया गया है, ई दिया गया है, ईकार है। यहां पर लिखा गया है ईकार ना, विसर्ग के पहले ईकार है और विसर्ग के बाद क्या है, फ है। तो जब विसर्ग के पहले ईकार है और विसर्ग के बाद फ है, तो दोनों जब मिलेंगे तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब विसर्ग तो यहां से खत्म हो गया, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। इसके बाद फल, ठीक, ये हो गया। इसको फिर से सही ढंग से लिखें तो होगा
ये निष्फल। यह अब आप पूछेंगे कि यह किस संधि में सम्मिलित है, तो यह जान लीजिए कि यह विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक है ना। विसर्ग संधि कहां होता है, जहां प्रथम पद में एक विसर्ग हो और द्वितीय पद में क्या हो, वर्ण हो। ठीक है ना। कहने का मतलब कि यहाँ जो प्रथम पद होता है उसमें विसर्ग का होना अत्यंत आवश्यक है, वही विसर्ग परिवर्तन होता है। तो यहाँ जो निर्धन फल का संधि विच्छेद, निष्फल का संधि विच्छेद विकल्प ए सही है और यह विसर्ग संधि में सम्मिलित है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, त्रिकाल में कौन सा समास है। त्रिकाल, त्रि प्रथम पद और काल द्वितीय पद। त्रि माने क्या होता है, तीन, तीन क्या है, संख्या है ना, और काल, काल का मतलब समय होता है। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, इसको मत देखिए अभी, इतने को देख लीजिए। त्रि माने क्या होता है, तीन होता है। तीन क्या है, एक संख्या है। और हम भली भांति जानते हैं कि जहां पर प्रथम पद संख्यावाची हो और दोनों पद मिलकर के एक समाहार बना रहे हो या समूह का निर्माण कर रहे हो, तो वहां पर हमेशा क्या होता है, द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। अब देख लीजिए कि क्या द्विगु समास विकल्प में दिया गया है अथवा नहीं। तो यहां पर विकल्प बी दिया गया है। ठीक है ना। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने बता भी दिया है। बहुब्रीहि समास का मतलब 1 धन 2 बराबर 3। कहने का मतलब प्रथम पद और द्वितीय पद जब आपस में मिलते हैं तो इन दोनों का महत्व समाप्त हो जाता है ना। इन दोनों का महत्व समाप्त हो जाता है और दोनों मिलकर के एक तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, और वहां पर क्या होता है, बहुब्रीहि समास। यहीं पर जो उदाहरण लिखा हुआ है त्रिकाल, त्रिकाल के स्थान पर यदि होता क्या, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। ठीक है। त्रि, अब इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा, यह ऐसे बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं जो कि भ्रमात्मक होते हैं, जिससे कि जो परीक्षार्थी होते हैं भ्रम में पड़ जाते हैं और उत्तर, सही उत्तर उनको याद रहता है फिर भी गलत कर देते हैं। ठीक है ना। यहां पर क्या लिखा है, एक उदाहरण में दिया है त्रिनेत्र। त्रि माने क्या होता है, यहां देखिए, त्रि, त्रिधन नेत्र। त्रि माने क्या होता है, तीन, तीन क्या है, संख्या है। ध्यान से देखिएगा, त्रि माने तीन, तीन एक संख्या है, नेत्र आप भली भांति जानते हैं। ठीक है। और यहां भी इसी प्रकार का एक उदाहरण यहां भी पड़ा हुआ है, त्रिकाल, त्रि माने तीन, तीन क्या है, एक संख्या है। लेकिन यहां पर तीनों कालों का एक समाहार दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर समाहार दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि ये दोनों पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद, दोनों पद मिलकर के एक तीसरे पद की ओर संकेत करते हुए से दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं, अब यहां पर लिखिए, इसका समास विग्रह करिए तो क्या होगा, तीन, तीन है नेत्र जिनके, अर्थात, अर्थात कौन, शिव जी। ठीक है। यहां पर देख लीजिए, पहला पद और दूसरा पद, दोनों पद मिलकर के एक तीसरे पद की ओर संकेत कर दिए, और यहां पर पहले पद का भी महत्व समाप्त हो गया और दूसरे पद का भी महत्व समाप्त हो गया। यही है बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। अव्ययी भाव, अव्ययी, अव्यय में ई प्रत्यय लगा है, उसके बाद भाव। ठीक है ना। ऐसे समासिक पद जिसका प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो। अव्यय का मतलब अविकारी शब्द, अविकारी शब्द का मतलब जिसमें रूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जिसका रूप नहीं चलाया जा सकता है, जिसमें लिंग वचन कारक इत्यादि नहीं पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, अविकारी या अव्यय। तो जिस समासिक पद का प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है, और दोनों पद मिलकर के पूरे समासिक पद को अव्यय बना देते हैं।
वहां पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, जैसे आजन्म, आ प्रथम पद, जन्म द्वितीय पद, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर ठीक तीनों हो गया। तो ये त्रिकाल जो लिखा गया है, त्रिकाल में कौन सा समास है, द्विगु समास। अगला प्रश्न है, सब धन 22 पसेरी, वाह, लोकोक्ति दिया है, सब धन 22 पसेरी। लोकोक्ति का अर्थ पूछ रहा है। सभी वस्तुओं की समान कीमत, सभी वस्तुओं को एक जगह रखना, सभी वस्तुओं को समान समझना कोई नहीं। तो इसमें से सब धन 22 पसेरी लोकोक्ति का सही सही एकदम अर्थ होगा ये सी वाला, सभी वस्तुओं को समान समझना। ठीक, आगे चलते हैं। जहां जाना संभव न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जहां जाना संभव न हो, वाक्यांश का अर्थ होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अगम। ठीक है, पहला विकल्प लिखा है दुर्गम। दुर्गम का मतलब कि जहां पर पहुंच कठिनता से पहुंचा जा सके, वह उसको हम दुर्गम के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, यानी जहां पर अत्यंत कठिनता से पहुंचा जाए दुर्गम होता है। कठिन जानते ही हैं। असंभव, जो संभव नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, असंभव। और जहां जाना संभव ना हो वहां उसको हम क्या कहते हैं, अगम। या तैक्य, ठीक, यहां पर ये यातैक्य नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इसके स्थान पर होगा मतैक्य। मतैक्य, ये गलत प्रिंट हो गया भाई, इसको सुधार लीजिएगा। इसके स्थान पर ये होना चाहिए मतैक्य। कौन सी संधि है, संधि का नाम पूछ रहा है। ठीक, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। ठीक है, अब इसका थोड़ा संधि विच्छेद कर लेते हैं। मत धन ऐक्य। ठीक, यहां पर अ है, यहां पर अ है, दोनों मिलकर क्या बनाए, यहां पर अ लिखा गया है। ठीक, अब इसको हमको देखना है कि यह किस संधि में सम्मिलित है। तो हमारे समझ में तो यह आता है कि यह वृद्धि संधि में सम्मिलित है, यानी वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक है ना, वृद्धि संधि का पहचान क्या है, यहां मैं बता देना चाहता हूं। अ आ ए ऐ ओ औ। ठीक, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, ध्यान दीजिएगा। इस जो पहला जोड़ा है अ आ, इनमें से कोई एक जाकर के इस जोड़े के साथ मिलता है। इन दोनों में से कोई एक जाकर के इन दोनों में से किसी एक के साथ मिलता है तो हमेशा अ की रचना होती है। ठीक, वही बात इसमें भी है। इन दोनों में से कोई एक जाकर के इस जोड़े के साथ मिलता है तो हमेशा आओ की रचना होती है। अब जो उदाहरण लिखा गया है थोड़ा इसको देख लीजिए। हमने क्या कहा, इस जोड़े में से कोई एक, तो यहां पर एक है, जाकर के इन दोनों में से किसी एक के साथ मिलते हैं तो ए के साथ मिला है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो किसकी रचना होती है, ए की। यहां पर ए की रचना हुई है। और इसी के अनुसार यहां पर देख लीजिए कि यहां पर मत, यहां पर ए, ये दोनों मिलकर के यहां ए बनाए हुए हैं। ठीक है ना, तो इसमें कौन सी संधि है पूछ रहा है, तो इसमें है वृद्धि संधि। ठीक, इसके बाद अव्ययी भाव का कौन सा उदाहरण नहीं है। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास की परिभाषा लक्षण हमने अभी अभी बताया है कि जिस सामासिक पद का प्रथम पद अव्यय होता है वहां पर हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। अव्यय, अव्यय का मतलब अविकारी शब्द, अविकारी शब्द का मतलब जिसमें कोई विकार ना हो, कोई परिवर्तन ना हो,
उसको हम क्या कहते हैं, अविकारी। जैसे हमने लिखा यथा शीघ्र, यथोचित, प्रत्येक, एकैक, आजन्म, भरपेट। ठीक है ना। ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। इन दोनों पदों में देख लीजिए, जो प्रथम पद है यह हमेशा अव्यय है। एक चीज और, जो अव्यय होता है वह क्या होता है, उपसर्ग होता है, हमने कई बार बता चुका है। ठीक है ना। पूछ क्या रहा है, अव्ययी भाव का कौन सा उदाहरण नहीं है, भरपेट हमने यहां पर लिख भी दिया है, यानी यह उदाहरण है। आमरण, आमरण में प्रथम पद आ है, उपसर्ग है, उपसर्ग होने के साथ साथ अव्यय है, यानी यह भी उदाहरण है। अनुरूप, अनु क्या है, अनु उपसर्ग है, और हमने अभी अभी बताया है कि जो उपसर्ग होता है वह क्या होता है, अव्यय होता है। इसका मतलब कि यह भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसके बाद अंतिम जो बचा है कर्मवीर, यही एक ऐसा शब्द है जो कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है। खीर बिगड़ जाना, कठिनता से प्राप्त होना, कठिन काम सभी। टेढ़ी खीर होना, इसका एकदम सटीक सही उत्तर होगा कठिन काम। ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतवर्ष, फिर खाली स्थान है और देश में चाहे जितने। अच्छा ठीक, यह गद्यांश दिया हुआ है और इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्न के 4 विकल्प हैं। इन विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करके यहां रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक। अब देखिए इसमें से क्या होगा, भारतवर्ष है, क्या है, भिन्न है, गलत है, भिन्न तो है नहीं, एक, एक है। ठीक, यह एक भरा जाएगा, यहां पर क्या भरा जाएगा, एक, यानी विकल्प बी सही है। ठीक है ना। अनेक भी नहीं है, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में भारत अनेक नहीं है, प्रत्येक भी नहीं है, यानी यह विकल्प सही है। ठीक। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, यहां तो हो गया। अब आगे चलिए, और देश में चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सबके भीतर भारत की एक ही क्या निष्ठा, परमात्मा, प्रतिष्ठा, आत्मा होगा। यहां पर आत्मा भरा जाएगा, आत्मा। ठीक। आत्मा अपने को, ठीक है, अपने को करती है, क्या करती है, संशोधित करती है, नहीं, अर्पित करती है, प्रदर्शित करती है, अव्यक्त करती है। आत्मा अपने को अव्यक्त करती है, विकल्प डी। ठीक। इस प्रश्न का यह उत्तर होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है, एक ही सूर्य का है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है, तो क्या होगा, दर्पण गलत है, रस गलत है, चित्र गलत है, बिंब सही होगा इसका। यहां पर क्या भरा जाएगा, बिंब। ठीक। ये रहा आज का चौथा अभ्यास प्रश्न पत्र। इसी प्रकार के और भी अभ्यास प्रश्न पत्रों के साथ हम लोग बारी बारी से उपस्थित होते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे, और तब तक आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।